आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम एशिया में एक बार फिर भड़कती जंग की। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्ष की। देखेंगे कैसे बीजेपी के गले की फांस बनती जा रही है कोकरोच जनता पार्टी। बंगाल की सियासत में मचा क्या नया बवाल। जानेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में क्या है अपडेट। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 मिनट में जेडीयू छोड़कर चले जाएंगे। पूर्व सीएम नीतीश की पार्टी में घमासान तेज। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पार्टी नेताओं में बहस। संजय गांधी पर जमकर हंगामा। 2029 तक तैयार होगी वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दी जानकारी। समिति का दावा, ज्यादातर हितधारकों ने इस प्रस्ताव का किया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने किया हंगामा। जजों के सामने की बदतमीजी। याचिकाकर्ता ने उड़ाई कागज। वकील ने सीजेआई का नाम लेकर कहे अपशब्द। सिक्योरिटी ने बाहर निकाला। भगदड़ के बाद पहली बार करूर पहुंचे तमिलनाडु के सीएम विजय। पीड़ित परिवारों को दिया नियुक्ति पत्र। घटना पर जताया दुख। Hi, I'm Lane Mendelson. बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी ने वापस लिया नाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अब नीरज कुमार सिन्हा बने बीजेपी प्रत्याशी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल अमेरिका और ईरान के हमले तो रुके हुए हैं, लेकिन कब कहां से मिसाइल आ जाए इसकी आशंका अब भी बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को लेकर जताई जा रही है कि क्या ये शांति तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के नेताओं के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद इजराइल ने अपनी सेना को तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इजरायल कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की है और उन्हें ईरान को लेकर अमेरिका की मौजूदा गतिविधियों के बारे में बताया है। इसकी जानकारी खुद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर पश्चिम एशिया में एक खतरनाक जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच हुए हालिया हमलों के ठीक बाद हुई है। जिस तरह बीते दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से दहला दिया, उसके बाद माना जा रहा था कि ये जंग की शुरुआत है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कह भी दिया था कि उनके मुताबिक सीज फायर खत्म हो गया है। ऐसे में ईरान के खिलाफ एक बार फिर अमेरिका और इजरायल का एकजुट होना क्षेत्र में बड़ी तबाही के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इजरायल ने शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान की पीस डील का विरोध किया है। उसका कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच इजरायल की तरफ से ईरान को लेकर अमेरिका को खुफिया जानकारी भी दी गई। अमेरिकी मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीएनएन की रिपोर्ट्स में बताया गया कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इस हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि ईरान ट्रंप को निशाना बनाने की एक खास योजना पर काम कर रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इजरायल का ये इनपुट ट्रंप के ईरान को लेकर फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकता है। इजरायल के इस कदम को ईरान के खिलाफ अमेरिका को भड़काने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और यही नहीं, इजरायल ने तो हमले की भी तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली सेना प्रमुख जमीर ने अपने पायलटों को तैयार रहने के निर्देश देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अभी हमारे सामने बड़े ऑपरेशन होने की उम्मीद है। वहीं ईरान के तेवर भी सख्त बने हुए हैं। अब उसने भी अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत का बदला लेने की कसम खा ली है। अमेरिकी हमलों में अली खामेनेई की जान जाने को लेकर ईरानी सेना यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा कि अमेरिका के अपराधी नेताओं और इस्लामी क्रांति और प्रतिरोध मोर्चे के सभी दुश्मनों को ये पता होना चाहिए कि इस दिव्य नेता की कायरतापूर्ण जान लेने के बाद वे कभी भी प्रतिरोध के झंडे को जमीन पर नहीं ला पाएंगे। शहीदों का बदला लेना और अपराधियों को दंडित करना एक निश्चित, वैध और कभी न भुलाने वाली मांग बनी रहेगी। IRGC कमांडर का ये बयान अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद आए हैं। लगभग एक हफ्ते तक चली अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद 9 जुलाई को उन्हें दफनाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में ईरान से लेकर इराक तक भारी संख्या में लोग शामिल हुए। तमाम देशों के प्रतिनिधि भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे, जिसे पूरी दुनिया के लिए अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
अब जिस तरह अमेरिका और ईरान के खिलाफ जंग में ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, टॉप लीडरशिप के कई नेताओं की जान जाने के बाद भी वो नहीं झुका और आखिरकार अमेरिका को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका की प्रमुख सैन्य महाशक्ति के रूप में छवि को चूर चूर कर दिया है। बहरहाल अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका और ईरान में क्या दोबारा जंग होगी या बातचीत फिर कायम होगी। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बवाल मचा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला सरकार का ये कहना है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब वो इसमें टाल मटोल कर रही है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए मजबूत रणनीति बना ली है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इंडिया गठबंधन लगातार कर रहा है, लेकिन अब तक इस पर मोदी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई बार मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर को धोखा देने का आरोप लगाया और वो केंद्र सरकार को घेर भी चुकी है, लेकिन अब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का फैसला लेते हुए सरकार को घेरने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस संसद के आगामी मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देश के 52 प्रमुख राजनीतिक नेताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इन सभी नेताओं से जम्मू कश्मीर के लिए एकजुटता दिखाने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि ये केवल जम्मू कश्मीर की भावनाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की संघीय व्यवस्था और संविधान की मूल भावना से जुड़ा विषय है। राज्यों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। फारूक अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक होगा। इसमें किसी नई मांग को नहीं उठाया जाएगा, बल्कि केवल उसी वादे को पूरा करने की मांग की जाएगी जो संसद में किया गया था। यानी साफ है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार बुरी तरह घिरने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति बना ली है, तो इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर युवा लगातार डटे हुए हैं। आज उनके प्रदर्शन का 21वां दिन रहा और अब भी ये आंदोलन थमने के बजाय तेज होता दिखाई दे रहा है। युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है जंतर मंतर से, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। युवाओं की आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह इस आंदोलन को युवाओं के अलावा विपक्ष का भी साथ मिल रहा है, उससे ये प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इससे मोदी सरकार घबराई हुई है। अलग अलग राज्यों से युवा इस आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं ताकि वो अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सके। इस बीच 10 जुलाई को मशहूर पंजाबी सिंगर काका जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक से मुलाकात की। दिपके ने काका का धन्यवाद दिया और कहा कि काका एक अनमोल कलाकार जिन्होंने छात्रों के साथ खड़े होने और उनके लिए आवाज उठाने का साहस दिखाया, जबकि अधिकांश लोग चुप रहना पसंद करते थे। इस दौरान जंतर मंतर पर युवाओं का जमावड़ा देखने को मिला। वहां पहुंचे लोगों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उनमें आक्रोश दिखाई दिया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। वहीं एक व्यक्ति इतनी गर्मी के बीच भी कॉकरोच की ड्रेस में पहुंचा और सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी के खिलाफ उसने अपना विरोध जताया और कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती तब तक ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। हम 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शिक्षा एक अहम मुद्दा है, बीजेपी गलत कर रही है, इसलिए अब सरकार बदलनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से युवा संसद मार्च की तैयारी कर रहे हैं, उससे मोदी सरकार पर कितना दबाव बनता है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने बीजेपी की नींद उड़ाई हुई है, जिसे लेकर सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में भी टीएमसी और उसके बागी गुट के बीच जारी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने वाला है। कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी को बैंक खाते संचालित करने की राहत मिलने के बाद बागी गुट ने इस फैसले को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है।
तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुरू हुआ विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। टीएमसी और पार्टी के बागी गुट के बीच जारी तनाव अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। दरअसल बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपने बैंक खातों को संचालित करने की इजाजत दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से टीएमसी को राहत जरूर मिली, लेकिन अब बागी गुट ने भी इसके खिलाफ कमर कस ली है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतपत बनर्जी ने ऐलान किया कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी दाखिल करने की तैयारी चल रही है। वकीलों से कानूनी सलाह ली जा चुकी है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। जब ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था तब ईडी इसमें पक्षकार नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होने के बाद ईडी भी इस कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन सकती है। इधर बढ़ती चुनौतियों के बीच ममता बनर्जी भी मजबूती से मैदान में डटी हुई हैं। उन्होंने बीजेपी पर टीएमसी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बीजेपी टीएमसी के नेताओं को लगातार प्रताड़ित कर रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर मुझे चुप कराना है तो मुझे मारना होगा। हाँ, तुमने इसके लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने किसे नहीं प्रताड़ित किया। आपने महुआ अभिषेक कल्याण पर हमले किए, यहाँ तक कि आपने मेरे घर पर भी हमला किया। ममता बनर्जी ने हिरासत में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कार्यकर्ताओं को फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। यानी बंगाल की सियासत में मची उथल पुथल लगातार बढ़ती जा रही है। बंगाल में जारी उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में जांच के दौरान हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मामले में योगी सरकार को घेर रहा है और इन सब के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब बीजेपी सरकार के गले की फांस बन गया है, क्योंकि मामले में अब बीजेपी समर्थकों के ही चौंकाने वाले बयान आ रहे हैं, जिसने इस विवाद को पहले ही बढ़ा दिया है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है और दोषियों को बचाने और मामले को दबाने के आरोप लगा रहा है। इस बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और शीर्ष अदालत के रुख ने भी बीजेपी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में हेरा फेरी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं और देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ तैयार की गई है। ये पीठ आगामी 13 जुलाई यानी सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वीएस मोहना भी शामिल है। वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की तरफ से दायर मुख्य याचिका के साथ ही आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से भी इसी मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाओं में अयोध्या राम मंदिर को मिलने वाले दान, चढ़ावे की चोरी और गबन के आरोपों की जांच कराने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से ये अंतरिम आदेश जारी करने की भी अपील की कि जांच पूरी होने तक दान से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। उन्होंने बैंक खातों का विवरण, डोनेशन रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, कंप्यूटर रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने की भी मांग की है। याचिकाओं में अदालत से ये भी आदेश देने की अपील की गई कि जांच के दौरान किसी भी सबूत को नष्ट करने, बदलने या उसके साथ छेड़छाड़ करने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इसके अलावा एक और घटनाक्रम से बीजेपी सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने गुरुवार को एक साथ इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद 10 और 20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। पहले 500 रुपए के नोटों की 70 से 80 गड्डियां बन जाती थी, अब बमुश्किल 15 गड्डियां ही बन रही हैं। पहले काम 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही शिफ्ट कर दी गई है। वेतन वही है और काम के घंटे बढ़ गए हैं। अब बैंक के पास सिर्फ 13 गणना कर्मी बचे हैं। फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि वो क्या रुख अपनाएगा। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर बवाल शुरू हो गया है। गाड़ी के मालिक E20 फ्यूल को लेकर काफी शिकायतें कर रहे हैं। उनका कहना है कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन भी किया और आखिरकार सरकार बैकफुट पर नजर आई। देखिए रिपोर्ट।
If you're 62 or older, सरकार के पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग का फैसला अब सरकार के गले की ही फांस बन गया है। सरकार पहले ये कह रही थी कि पहले E20 फ्यूल का ट्रायल किया गया, फिर इसे मंजूरी दी गई। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन पर बुरा असर पड़ रहा है। वाहन मालिक लगातार इसको लेकर शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे गाड़ी का माइलेज तो कम हुआ ही और परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई है। विपक्ष भी लगातार ये मुद्दा उठा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के युवा विंग यानी इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को घेरा। विपक्ष ने साफ कहा कि नितिन गडकरी को अगर पैसे चाहिए तो इथेनॉल के जरिए क्यों, सीधा हमसे ले लें। इसी कड़ी में इंडियन यूथ कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष अक्षय लकरा ने कहा, E20 पेट्रोल की मिलावट को लेके देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े धक्के में है। लाखों करोड़ों रुपए के साधन चलती सड़क पे खराब हो जाते हैं, फ्यूल पंप उनका खराब हो जाता है। जब हमने गडकरी जी को ही पैसा देना है तो पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू क्यों दें? हम डायरेक्टली गडकरी जी को आज पैसा देने के लिए आए हैं। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी नितिन गडकरी का मुखौटा पहने हुए भी नजर आए। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अब तक सरकार अपनी ही बात पर अड़ी थी कि इससे कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद अब सरकार ने सच्चाई बताई है। सरकार ने माना है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात कबूल की है। अभी तक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से कोई नुकसान नहीं होने का दावा करते रहे नितिन गडकरी ने माना कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है। एक इंटरव्यू में गडकरी ने कहा, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए इथेनॉल की मात्रा बढ़ने पर औसत माइलेज घट सकता है। वहीं गडकरी के इस बयान से पूरी मोदी सरकार घिर गई। सवाल उठ रहे हैं कि जब गडकरी ये बात जानते हैं कि E20 फ्यूल से गाड़ियों पर असर पड़ रहा है तो फिर इसे मंजूरी दी ही क्यों गई, और सरकार अब तक इस पर झूठ क्यों बोल रही थी कि किसी भी तरह का कोई नुकसान इथेनॉल से नहीं होगा। हालांकि खुद गडकरी ने दावा किया था कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अब सरकार के कबूलनामे के बाद मोदी सरकार फंस चुकी है। एथेनॉल विवाद को लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जिससे सियासी हलकों का पारा हाई है। तो वहीं बवाल पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर भी मचा हुआ है। दरअसल विदेशी मीडिया में पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने का मुद्दा सुर्खियों में है। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ब्लेक जॉनसन की एक टिप्पणी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत में भी सियासी घमासान तेज कर दिया है और विपक्ष एक बार फिर पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा भले ही रिश्तों की नई पारी 1 और 1, 11 और T20, वनडे और टेस्ट मैच जैसे बयानों को लेकर चर्चा में रहा हो, लेकिन अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के चैनल 7 न्यूज के पत्रकार ब्लेक जॉनसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जॉनसन दावा करते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बिना तैयारी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए जाने जाते हैं और इसके बजाय पहले से तय कार्यक्रमों और तैयार मंचों पर उपस्थित होना पसंद करते हैं। इस टिप्पणी के बाद भारत में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पिछले 12 सालों में भारत में एक भी स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रधानमंत्री पहले से तैयार इंटरव्यू देते रहे हैं, लेकिन बिना तैयारी के पूछे जाने वाले सवालों का सामना करने से बचते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत तमाम सियासी दल भी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, जिससे देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब विदेशी मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया हो। इससे पहले मई 2024 में पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान भी उनसे ऐसा ही सवाल पूछा गया था। नॉर्वे के अखबार डेक्साविजन की पत्रकार हेली लिंग ने पीएम मोदी से मंच से जाते समय पूछा था कि वो दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते। उस वक्त भी इस सवाल को लेकर भारत में बहस छिड़ गई थी और अब ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार की टिप्पणी के बाद पीएम मोदी की मीडिया से दूरी को लेकर विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत पतली से पतली होती चली जा रही है और चाहे भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग अब छोटे छोटे देशों से भी नीचे जा चुकी हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में तो देश लगता है जैसे विश्व गुरु बन के ही रहेगा। अब देखिए ना, छोटे छोटे से अफसर के घर पर छापे मार करके जिस तरह की रकम सामने आ रही, जिस तरह की भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तो दिल दहलाने वाली है। जहाँ पर लोगों को एक एक तौले सोना जो है लाखों रुपए के अंदर आज खरीदना पड़ता है, वहाँ पर
इन अफसरों के घर पर किलो के हिसाब से सोना बरामद हो रहा है। एक तोला जहां लाखों रुपए का आता है, वहां पर 15-15 किलो, किसी के यहाँ 3 किलो। कल एक आरटीओ के घर के ऊपर 15 किलो सोना, 5 करोड़ रुपया जहां पर कैश में बरामद हुआ हो। और अभी एक डीएसपी साहब के यहाँ 200 करोड़ का बंगला जो है प्राप्त हुआ, और उसके अलावा उनके पास में कैश और सोना और न जाने क्या क्या इन सरकारी दामादों के यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार चाहे इस तरह के लोगों को पूरे 365 दिन भी अगर एक के बाद एक करके दिखाते जाए तो वो भी कम होगा। मतलब साफ ये है कि शायद इसमें कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन सबका साथ, सबका विकास बहुत तेजी से